हमारे फोर्थ पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 10 को हम यहां कंटिन्यू करने वाले हैं इस वीडियो सेशन में। हमने इससे पहले इंडियन इकोनॉमी के 3 पार्ट्स कवर कर लिए, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था प्री इंडिपेंडेंस यानी 1947 के पहले का पूरा डिस्कशन। सेकेंड पार्ट में देखा था 1947 से लेके 1991, दैट इज द पोस्ट इंडिपेंडेंस बिफोर रिफॉर्म्स। एंड थर्ड पार्ट में हमने कवर किया द एरा ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो शुरू 1980 से लेके 1990 तक चलता रहा, जिसने एक फाउंडेशन बनाया कि हम 1991 में हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कंडक्ट करने वाले हैं, जिसका पूरा फाउंडेशन हमने पिछले पार्ट के अंदर कवर किया था, जिसे हम अर्ली लिबरलाइजेशन भी इसीलिए बुलाते हैं। और 1991 में जो हमारा लैंडमार्क इवेंट है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया गया, ये हम इस फोर्थ पार्ट के अंदर कवर करेंगे, जहां से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि ये हमारा मिड ऑफ द चैप्टर है, जिस मिड ऑफ द चैप्टर की वजह से ही भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ स्टोरी को 2 हिस्सों में तोड़ा जाता है। एक 90s के पहले हिंदू ग्रोथ रेट और 90s के बाद जो हमारी असली ग्रोथ रेट आई 6, 7, 8, 8.5 इस परसेंट की ग्रोथ रेट तक हम पहुंच सके, क्योंकि हमने 91 के रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए। ये जो रिफॉर्म्स किए गए थे, इसका डिस्कशन आपके चैप्टर में कुछ हिस्सों में डिवाइड करके दिया है और बहुत ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट करके दिया है कि सबसे पहले तो रिफॉर्म्स हुआ क्यों, द व्हाई। तो आपको 7-8 रीजंस डिस्कस किए जाएंगे कि क्यों हुआ। दूसरा, इन रिफॉर्म्स का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी हमारा मेन मकसद क्या था। जिस पॉलिसी के अंदर हमने कुछ शॉर्ट रन गोल्स बनाए, कुछ लॉन्ग रन गोल्स बनाए। एंड तीसरा पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, जिसमें हम 5 एरियाज को डिवाइड करके पढ़ेंगे कि इन रिफॉर्म्स में 5 चीजों में क्या क्या किया गया। फिस्कल रिफॉर्म्स क्या किए गए, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या किया गया, कैपिटल मार्केट्स में रिफॉर्म्स में क्या किया गया, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो बनाई गई थी 1991 में आईपीआर 1956 को बंद करके, उसमें क्या किया गया, एंड ट्रेड पॉलिसी में हमने क्या रिफॉर्म्स किए। ये हमारा कवरेज है, जिसमें सबसे पहले हम रिफॉर्म्स क्यों हुए उस पर डिस्कस करने वाले हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन 1 मार्कर, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के अंडर ये सब किया गया था। आपको अगर पता हो तो 1991 हमारे देश की पॉलिटिकल सिचुएशन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा था, क्योंकि हमारे देश में पूरा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अनस्टेबल हो चुका था। बिकॉज राजीव गांधी जो हमारे उस समय प्रधानमंत्री थे, उनका असैसिनेशन कर दिया गया था बाय अ सुसाइड बॉम्बर। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे देश में 2 तरह की प्रॉब्लम्स हो गई, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अनस्टेबल हो चुका है, एंड दूसरा हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से क्राइसिस में आ चुकी है, क्योंकि 80s to 90s के जो अर्ली लिबरलाइजेशन वाले रिफॉर्म्स थे वो कुछ हद तक ही वर्क किए, और हम 91 में बैंक्रप्सी की पोजीशन में आ गए। जब हम 91 में बैंक्रप्सी की पोजीशन में आ गए तो हमें इमीडिएट रिफॉर्म्स करने के अलावा और कुछ नहीं सूझा। तो उस समय जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने हमारे इकोनॉमिस्ट, जाने माने इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह जी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था, और फाइनेंस मिनिस्टर बना के फ्री हैंड दिया था कि आप इकोनॉमी को लिबरलाइज, प्राइवेटाइज और ग्लोबलाइज करके इन प्रॉब्लम से बाहर निकालो और ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी की तरफ लेके जाओ। वही मनमोहन सिंह जो बाद में जाके हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे 10 सालों के लिए, फ्रॉम 2004 टू 2014, उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर के टेन्योर में 90s में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें और भी की थी, जैसे वो सर्विस टैक्स लेके आए थे 94 में। ऐसे ही इन्होंने सारे रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए थे। तो ये क्यों करने पड़ गए थे रिफॉर्म्स, उन्हें अगर हम एक एक करके रीजंस देखें तो सबसे पहला रीजन हो गया फिस्कल डेफिसिट वाज ह्यूज। सरकार का डेट बहुत बड़ा हो चुका था, देश के लोगों से डेट, देश के बाहर से डेट बहुत बढ़ चुका था। उसके पीछे रीजन हमारा पिछला डिस्कशन ही है 1980s के रिफॉर्म। 1980s में क्या किया जा रहा था, सब्सिडीज बढ़ाई जा रही थी और टैक्सेस कट किए जा रहे थे, तो सरकार के खर्चे बढ़ रहे हैं और आमदनी कम हो रही है, तो सरकार अपने खर्चे कहां से मीट करेगी, लोन्स लेके। और वो लोन्स हाई लेवल हो चुके थे, अनसस्टेनेबल हो चुके थे, और इतना ज्यादा हो चुका था कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी एडवर्स हो गया, क्योंकि एक्सपोर्ट्स से ज्यादा इंपोर्ट्स होने लग गए थे। ये प्रॉब्लम हमें दिखाई देने लगी कि फिस्कल डेफिसिट ह्यूज हो चुका है, इसे कंट्रोल करना होगा हमें। दूसरा, उसी समय गल्फ वॉर चल रहा था। आप 90s 91 की वर्ल्ड इकोनॉमी पढ़ोगे तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी ऑयल प्राइसेस सर्च कर गए थे। क्रूड ऑयल बहुत महंगा हो गया था, क्योंकि ईरान, इराक, कुवैत, यहां पर पूरी तरह से डीस्टेबिलाइजेशन हो गया था। यानी जो गल्फ वॉर था, इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट कर गए, जिसपे पूरा ट्रांसपोर्टेशन वर्क करता है। अगर क्रूड महंगा हो जाएगा तो इंपोर्ट का बिल महंगा हो जाएगा, इंपोर्ट का बिल महंगा हो जाएगा तो रिजर्व्स बैठ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई उसी वक्त ग्लोबल सिनेरियो की वजह से। तीसरा, सरकार का जो पब्लिक डेट था
वो ज्यादातर इंटरेस्ट चुकाने में ही रह गया। इसका मतलब जो लोन उठाया जा रहा है वो लोन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज या प्रोडक्टिव चीजों में नहीं जा रहा, वो लोन पुराने लोन के ब्याज चुकाने में जा रहा है। यानी कि सरकार डेट ट्रैप में फंस चुकी थी। लोन लिया तो ब्याज आया, उस ब्याज को चुकाने के लिए फिर लोन लिया, उस लोन पे भी ब्याज आया, दोनों इंटरेस्ट चुकाने के लिए फिर लोन लिया, एंड इस तरीके से हम एक ट्रैप में फंस गए, एक साइकिल में फंस गए। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो अपने लोवेस्ट पे पहुंच गए, ओनली 1.2 बिलियन डॉलर। जो आज के वक्त में 600-650 बिलियन डॉलर के हमारे रिजर्व्स हैं, वो उस वक्त खाली 1.2 बिलियन डॉलर्स पे थे। हम बैंकरप्ट हो चुके थे। अगर हम एक आंकलन करने जाएं तो इतने रिजर्व से खाली 2 हफ्ते का तेल खरीदा जा सकता था। यानी 2 हफ्ते का तेल खरीदने के बाद हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बंद। इसीलिए उस समय इमीडिएट नीड हो गई कि हमें फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट्स बढ़ाने होंगे, और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए हमें ग्लोबलाइज करना पड़ेगा और अपने एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करना होगा। इंपोर्ट पे काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज तो बचा नहीं था। अब अगर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए इंपोर्ट पे, तो जो एसेंशियल चीजें इंपोर्ट हो रही थी, जिससे मैन्युफैक्चरिंग करके आउटपुट बनाया जाता था देश में, वो चीजें भी बननी कम हो गई, जिससे हमारा जीडीपी ड्विंडल करने लगेगा, एक्सपोर्ट्स गिरने लग जाएंगे। ये भी प्रॉब्लम पैरेलली क्रिएट हो गई। भारत रेगुलरली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के पास पहुंचने लग गया कि हमें मदद चाहिए। जैसे आज के वक्त में पाकिस्तान, श्रीलंका, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे जैसी इकोनॉमी जो स्ट्रगल कर रही है, बैंकरप्ट है, तो इन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लेती है। वैसे ही हम भी 90s में स्ट्रगल कर रहे थे और इनसे पैसे लेने लग गए, जो हम पे कई सारी कंडीशंस लगाने लग गए कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ही पैसा देंगे। यानी कि हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं जो आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, वो दूसरों पे रिलायंट होने लग गई। ये जो पूरा का पूरा सिचुएशन है, इससे भारत में क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस की स्थिति क्रिएट हो गई। क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस यानी पॉलिटिकल भी सब प्रॉब्लमैटिक है और इकोनॉमिकली भी सब प्रॉब्लमैटिक है। क्योंकि इकोनॉमिकली दिख रहा है कि पैसा नहीं है हमारे देश के पास, डेट बढ़ चुका है, और पॉलिटिकली दिख रहा है नई नई सरकार आई है, बनानी पड़ी है, क्योंकि पुरानी सरकार जहां पे स्टेबिलिटी थी, मेजॉरिटी थी गवर्नमेंट की, वो अचानक से खत्म हो गई बिकॉज ऑफ द असैसिनेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये प्रॉब्लम क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट कर बैठी। ये सारी बातें मिलके एक सिग्निफिकेंट ट्रबल हो गया भारतीय इकोनॉमी के लिए, जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़े। और ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में जो किए गए, वो भारत की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया, बहुत बड़ा चेंज हो गया, जिसमें हमने अपना पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया। सोशलिस्ट मॉडल जो हमेशा हर चीज को ओवरराइड करते रहा था, मार्केट्स के ऊपर हमने रखा था, वो मॉडल से हम दूर चले गए और कैपिटलिज्म की तरफ, मार्केट्स की तरफ बढ़ने लग गए कि अब गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होगा, सब कुछ मार्केट बेस्ड चलाया जाएगा। इसके पीछे 2 मेन कारण और जुड़ गए। एक, हमने जिस देश को रोल मॉडल बना रखा था वही कोलैप्स कर गया, उसका मॉडल ही कोलैप्स कर गया, जहां से हमने सब कुछ बोरो किया था। हमने पढ़ा था पिछले सेशंस में नेहरूवियन मॉडल, और नेहरूवियन मॉडल क्या था कि हम सोशलिज्म करेंगे, सोशलिज्म में इकोनॉमिक एंड सोशल रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करेंगे, और ये मॉडल हमने सोवियत यूनियन से उठाया था। 5 ईयर प्लान्स का मॉडल भी हमने सोवियत यूनियन से उठाया था, पर 1989-1990 में सोवियत यूनियन ही कोलैप्स कर गया। जब सोवियत यूनियन ही कोलैप्स कर गया तो हमें लगा हम जिसे रोल मॉडल मान के चल रहे थे, जिसे मेंटर मान के चल रहे थे, वही फ्लॉड निकला। तो हम किसे मेंटर मान रहे हैं, उसकी पॉलिसीज को क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, चाइना 1978 में रिफॉर्म्स कर चुका था, और वहां से यहां तक आते आते 12-13 सालों में चाइना पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में अपने झंडे गाड़ चुका था। उसने दिखा दिया था कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट चाइना कर सकता है, ऐसी पॉलिसीज को लिबरलाइज करके। तो भारत को भी अगेन एक नया रोल मॉडल मिल गया कि ये चाइना जब कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते रिफॉर्म्स करके, हम क्यों रुके हुए हैं। एंड इन 2 कारणों की वजह से हमें लेसन्स मिले कि हमें भी आउटवर्ड ओरिएंटेड बनना है, इनवर्ड ओरिएंटेड का जमाना गया। एंड इससे हम मार्केट ओरिएंटेशन की तरफ गए और ओपननेस पे आ गए, यानी हमने अपनी इकोनॉमी जो क्लोज रखी थी उसे ओपन करना शुरू किया हमने 3 चीजों के थ्रू, लिबरलाइज, प्राइवेटाइज एंड ग्लोबलाइज। तीनों का मतलब, पहले लिबरलाइजेशन यानी जो पहले हमने इंडस्ट्रियल लाइसेंस रखे थे वो हटा दिए, बोला इंडस्ट्रियल लाइसेंस की अब जरूरत नहीं है, सबको जो करना है करो, फ्लेक्सिबल हो गए, यानी प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने लग गए। दूसरा, जो पब्लिक सेक्टर पहले से काम कर रहे थे पर लॉस में थे, इनएफिशिएंट थे, उनको बेच के प्राइवेटाइज कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर तुम खरीद लो, हम नहीं चला पा रहे, ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस बहुत है, इनएफिशिएंसी बहुत है, कंट्रोल्स बहुत है गवर्नमेंट के,
हम फ्री कर देते हैं, इसे प्राइवेट सेक्टर को बेच देते हैं, यानी नेशनलाइजेशन से प्राइवेटाइजेशन करना। और ग्लोबलाइजेशन, ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे हमने इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, इन्हें हटा देते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए और हम भी दूसरे देशों में अपना सामान बेच के पैसा बना सके, डॉलर बना सके। ये तीन चीजें हमने करनी शुरू की विद टू ऑब्जेक्टिव्स। टू मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या? मार्केट ओरिएंटेड बनना था, रेगुलेटेड नहीं, और फिस्कल डेफिसिट को गिराना था, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट ह्यूज हो चुका था, गवर्नमेंट वाज अंडर डेट। आप सोचो ना, अगर आप भी अंडर डेट हो तो आपका ध्यान आपके काम से ज्यादा अपने डेट चुकाने पे रहेगा। पैसा बनाओगे भी तो डेट चुकाने में ही चला जाएगा। यही काम एक इकोनॉमी के लिए होने लगा था। डेट ट्रैप में फंस गई थी, इसीलिए उसका प्राइमरी गोल था इसे कम करना। एंड इस तरीके से 1991 में हमने जो मेजर मेजर्स लिए वो क्या थे? इकोनॉमिक, फिस्कल और बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन को हमें सुधारना है। हमें ऐसे रिफॉर्म्स लाने हैं जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सके। जो रिजिडिटी हो गई है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति खराब हो गई है, उसे सुधार सके और हम सेंट्रल डायरेक्शन से किसकी तरफ जा सके? मार्केट ओरिएंटेशन। बदल गया ना, सेंट्रली प्लान्ड पॉलिसीज की जगह मार्केट ओरिएंटेड, यानी मार्केट के हिसाब से, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, कंज्यूमर प्रोड्यूसर के हिसाब से चलेंगे, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। इस पॉलिसी को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेबिलाईज करो और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करो। याद रखना, ये स्टेबिलाईजेशन करना और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना। आप इसे इस तरह से इमेजिन करो, आप कोई रेस दौड़ रहे हो और रेस दौड़ते दौड़ते आप गिर गए, तो अब आप रेंगते रेंगते रेस कंप्लीट नहीं करोगे। पहले खड़े होगे, स्टेबिलाईज होगे और फिर से भागने की कोशिश करोगे, और इस बार भागते वक्त ध्यान रखोगे पिछली बार क्या गलती की थी जिसकी वजह से गिरे थे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी करोगे, यानी पहले स्टेबिलाईजेशन करना और फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना। स्टेबिलाईजेशन शॉर्ट टर्म होंगे और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लॉन्ग टर्म होंगे। स्टेबिलाईजेशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या था? इन्फ्लेशन और बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधारना। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या थे? प्रोडक्टिविटी लाना, कॉम्पिटिटिव होना और रिजिडिटी हटाना। ये सब तो लॉन्ग रन में सुधरते हैं ना। आज तुमने डिसाइड कर लिया कि मैं आज अच्छे से पढ़ूंगा, तो हो थोड़ी जाएगा। इट इज अ फेज्ड अप्रोच। धीरे धीरे करके हम बेहतर होते हैं। प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती है कि आज 5 की जगह 6 घंटे पढ़े, कल 7 होंगे, फिर 8 होंगे और धीरे धीरे बेहतर होंगे। लेकिन कुछ चीजें शॉर्ट टर्म में सुधारनी पड़ती थी गवर्नमेंट को, एंड वो शॉर्ट टर्म में सुधारने वाली चीजें थी इन्फ्लेशन कंट्रोल करना और बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेहतर करना, जिसके लिए इन्होंने 5 चीजें की, जो हमारे 5 टॉपिक्स हैं जो हमें इसके अंदर कवर करने हैं। फिस्कल रिफॉर्म्स करना, मॉनेटरी रिफॉर्म्स करना, तो फिस्कल रिफॉर्म्स में टैक्सेशन और सब्सिडी आ जाएगा। मॉनेटरी रिफॉर्म्स के अंदर बैंकिंग रिलेटेड चीजें आ जाएंगी, मनी सप्लाई रिलेटेड चीजें आ जाएंगी, कैपिटल मार्केट्स में सेबी, स्टॉक मार्केट्स वगैरह आ जाएंगे। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लाइसेंसिंग, पब्लिक सेक्टर के लिए चीजें रिजर्व करना, इनका डिस्कशन आ जाएगा। और ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स में फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बातें आ जाएंगी। इन 5 बातों को हमें डिटेल में कवर करना है, जिसमें हम सबसे पहला डिस्कशन लेंगे फिस्कल रिफॉर्म्स का। सो गवर्नमेंट के सामने फिस्कल रिफॉर्म्स में एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या क्रिएट हो गया था कि फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो चुका था। क्योंकि हमने इससे पहले जो अर्ली लिबरलाइजेशन का डिस्कशन किया था 1980 से लेके 1990s, वहां गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ा दिया था, सब्सिडीज बढ़ा दी थी और टैक्सेस काफी कट कर दिए थे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। एंड इस वजह से रिफॉर्म्स करने की जब नौबत आई तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फिस्कल डेफिसिट काफी ज्यादा हो चुका था, एंड उसी मोमेंट पे फिस्कल रिफॉर्म्स करने की बहुत ज्यादा नीड क्रिएट हो चुकी थी। अब ये फिस्कल रिफॉर्म्स के रिलेटेड हम कंटेंट देख लेते हैं कि क्या प्रोवाइड किया हुआ है। द एस्केलेटिंग डेफिसिट लेवल्स रेंडर्ड द स्टेबलाइजेशन एफर्ट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, यानी पहले से ही डेफिसिट इतना बड़ा हो गया कि ये काम सॉल्व करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था। अब फिस्कल डेफिसिट के पीछे कारण क्या था? क्या रीजंस थे कि फिस्कल डेफिसिट इतना बढ़ गया? पहला कारण है डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज्यादा हो चुकी थी। इसका रीजन क्या है ये हम कवर कर चुके हैं अपने पिछले पार्ट्स के अंदर, कि क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स एसएसआई के लिए रिजर्व किए हुए थे स्मॉल स्केल के लिए, प्रोडक्शन कम हो गया। प्रोडक्शन जितना लार्ज स्केल कर पा रहे थे क्योंकि उनको तो अलाउड ही नहीं था, उतना सफिशिएंट नहीं बन रहा था ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए, एंड देयर बाय एक्सेस डोमेस्टिक डिमांड क्रिएट हो गई। अब इस एक्सेस डोमेस्टिक डिमांड को मीट करने के लिए इंपोर्ट्स बढ़ गए, क्योंकि इंपोर्ट से उसे मीट किया जा रहा है डिस्पाइट टैरिफ्स एंड कोटास जो एप्लीकेबल किए हुए थे। और जब इंपोर्ट बढ़ जाते हैं एक्सपोर्ट के मुकाबले तो करंट अकाउंट डेफिसिट बड़ा हो जाता है, जिस करंट अकाउंट डेफिसिट को मीट करने के लिए आपको खाली क्या करने पड़ जाते हैं? रिजर्व्स, क्योंकि आपको वो करंट अकाउंट डेफिसिट इंपोर्ट की बिलिंग
कहीं से तो पैसे लाने पड़ेंगे ना, इसीलिए हमने कवर किया था कि हमारे पास सिर्फ 1.2 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स बचे थे। यानी कि ये तीनों चीजें हमारी फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम को बड़ा एग्रावेट कर चुकी थी। तो ये तीन आपको ध्यान में रखने, एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव करके बनाया जा सकता है कि एक्सेस डोमेस्टिक डिमांड थी, इंपोर्ट्स बढ़ चुकी थी, सीएडी यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट के क्रेडिट्स और करंट अकाउंट के डेबिट्स में करंट अकाउंट के डेबिट्स ज्यादा थे एज कंपेयर टू क्रेडिट्स, यानी आउटफ्लो ज्यादा हो रहा था, इनफ्लो कम हो रहा था, जिसकी वजह से हम उसे मीट अपने रिजर्व्स में से कर रहे थे। एंड देयर बाय गवर्नमेंट को रेडिकल मेजर्स लेने थे, बड़े चेंजेस करने थे कि रेवेन्यू बढ़ाई जाए, सरकार की आमदनी बढ़ाई जाए और सरकार के खर्चे कम किए जाए। तो उस मेजर्स के अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या किया फिस्कल रिफॉर्म्स में? सबसे पहले एक स्टेबल और ट्रांसपेरेंट टैक्स स्ट्रक्चर लाना, उसे रिफॉर्म करना, उसे बदलना। हमारे देश में जो हाई टैक्स रेट्स लगाई जाती थी उसे थोड़ा रीजनेबल करना, रैशनल करना, ताकि लोग भरे भी और एक एंटरप्रेन्योर डिस्करेज फील ना हो, यह बहुत जरूरी था। दूसरा, लोग टैक्स कंप्लाई करें, टैक्स की चोरी कम से कम हो, सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे थोड़ा रोक लगाए। देयर इज अ थ्रस्ट ऑन कर्बिंग दैट इज स्टॉपिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जितनी भी सब्सिडीज अननेसेसरी दी जा रही थी उन्हें कम किया जाए या उन्हें बंद किया जाए, क्योंकि इससे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे भार पड़ रहा था। एंड गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू को ऑगमेंट करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट करे, यानी कि पीएसयूज के शेयर्स बेचे, उससे जो पैसा बने उससे अपने फिस्कल डेफिसिट को मीट करने की कोशिश करे, रादर देन दूसरे देशों से लोन्स एंड बोरोइंग्स लेना, जिसके लिए प्राइवेट सेक्टर को भी पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करे। जब ये 6 चीजें की जाएगी तब फिस्कल रिफॉर्म्स का हमें बेटर इंपैक्ट दिखाई देगा। So in order to bring fiscal discipline, it was essential to do away with the temptation to finance deficit through the easy money of path money creation। यानी फिस्कल डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, पैसे कम पड़ रहे हैं, तो आप एक होता है लोन लेते हो और दूसरा क्या होता है, खुद ही नोट छापने लगते हो। कभी भी प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी तो किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत हार्मफुल होती है, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन हाथ से निकल जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट होने लगता है। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि अब हम मनी क्रिएशन नहीं करेंगे, अब हमें फिस्कल डेफिसिट को कम करना है, उसके लिए एक अच्छा टैक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे, फालतू की सब्सिडीज हटाएंगे, जो नेसेसरी है उन्हें रिड्यूस करेंगे, लोगों से टैक्स कंप्लायंस कराएंगे, और रेवेन्यू अगर कम पड़ रही होगी तो डिसइन्वेस्टमेंट से उसे मीट करने की कोशिश करेंगे। ये सब फिस्कल रिफॉर्म्स के अंदर किया गया। एंड गवर्नमेंट ने एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट किया, जिसे हम अचीव नहीं कर पाए, बट एक एग्रीमेंट जरूर किया, एक सोच जरूर बनाई रिजर्व बैंक के साथ सितंबर 94 में कि हम फिस्कल डेफिसिट को धीरे धीरे करके जीरो कर देंगे बाय 1997-1998। हालांकि ये एक फैक्ट है कि 2024-25 में भी ये फिस्कल डेफिसिट हम नील नहीं कर पाए हैं। ये फिस्कल डेफिसिट आज भी बहुत हाई है, लेकिन कम से कम हमारी सोच जरूर है ये कि हमें धीरे धीरे करके इसे कम करना है, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन ना क्रिएट हो। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 94 में एग्रीमेंट किया गया था कि 97 तक फिस्कल डेफिसिट को फेज्ड मैनर में धीरे धीरे करके क्या कर दिया जाए, जीरो। ये हमारा पूरा फिस्कल रिफॉर्म का डिस्कशन हो गया। तो क्विकली फिस्कल रिफॉर्म में आपको क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? सबसे पहले आपको कहा जाएगा कि फिस्कल डेफिसिट बहुत बड़ा हो गया। फिस्कल डेफिसिट बड़ा हो गया, उसके पीछे कारण क्या थे? डोमेस्टिक डिमांड काफी बढ़ गई, इंपोर्ट्स काफी सर्च कर गए, करंट अकाउंट डेफिसिट बड़ा हो गया, जिसकी वजह से रिजर्व्स खत्म होने शुरू हो गए, एंड देयर बाय फिस्कल डेफिसिट यानी कि लोन्स बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने ताकि इन प्रॉब्लम्स को मीट किया जा सके। एंड इसे बदलने के लिए इंपॉर्टेंट मेजर्स लेने थे, तो गवर्नमेंट ने इंपॉर्टेंट मेजर्स क्या लिए? एक थोड़ा ट्रांसपेरेंट टैक्स स्ट्रक्चर बनाया, टैक्स कंप्लायंस बढ़ाने की कोशिश की, अननेसेसरी सरकार के खर्चे रोकने की कोशिश की, सब्सिडीज जो काम की नहीं है उन्हें हटाई, जो काम की है उन्हें कम कर दी, डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू रेवेन्यू क्रिएट करने की कोशिश की, और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाने की कोशिश की, और यह नक्की किया कि हम मनी क्रिएशन पे अब नहीं जाएंगे, हम अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्रिएट करेंगे। एंड इस तरीके से आरबीआई के साथ 94 में एग्रीमेंट किया कि हमें 97 तक अपने फिस्कल डेफिसिट को धीरे धीरे करके नील कर देना है। दैट वाज ऑल रिलेटेड टू टैक्सेस एंड सब्सिडीज, जो हमारे फिस्कल रिफॉर्म्स के पार्ट हो गए। अब सेकंड डिस्कशन आता है मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। यहां हम क्या कवर करेंगे कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स को रेगुलेट कर रही थी, बैंकों पे रेगुलेशंस बना के रखे थे, बैंकों को फैसिलिटेट नहीं किया हुआ था कि बैंकों को बोला हुआ है अपनी मर्जी से ब्रांच खोलो। बैंक को ब्रांच खोलना है तो पूछना पड़ेगा। बैंक को बहुत सारे स्ट्रिक्ट रेशियोज मेंटेन करते पड़ते थे, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को काफी हाई रखा जाता था, कंप्लायंस कॉस्ट बैंक का बहुत ज्यादा होता था,
और हमने बैंक्स को क्या कर दिया था, 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया था और 1980 में 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया था, जो हमने पिछले डिस्कशंस में कवर किया है। एंड देयरबाय जो बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है और मॉनेटरी सेक्टर है, वहां पर भी एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी लाना जरूरी था। तो गवर्नमेंट ने यहां क्या किया, नए नए रिफॉर्म्स लेके आए ताकि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट हो जाए। फोकस किन चीजों पे था, इंपॉर्टेंट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का बर्डन कम करना। जो सरकारी बैंक है उनके जितने भी बैड डेट्स वगैरह होते चले जा रहे हैं, या जो एसेट्स उनके परफॉर्म नहीं कर रहे, जिन्हें हम एनपीए कहते हैं, उन्हें रिड्यूस करने की कोशिश करना। सस्टेनिंग कंपटीशन इंट्रोड्यूस करना, यानी एक होता है कि इतना कंपटीशन हो गया कि कोई सर्वाइव ही नहीं कर पाया, और एक होता है हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन से सब ग्रो करते हैं। ऐसा हमारी क्लास में भी होता है ना, अगर बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो बाकी जो बच्चे इतने नहीं पढ़ रहे थे वो भी कोशिश करते हैं कि हम भी थोड़ा अच्छा करें। एक हेल्दी कंपटीशन हमेशा होना चाहिए। अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो किसी को प्रेरणा ही नहीं मिलेगी कि मुझे भी आगे बढ़ना है। इसीलिए थोड़ा कंपटीशन हो बैंकिंग अरीना में। एंड इंटरेस्ट रेट्स को डीरेगुलेट करना, यानी सरकार नहीं कंट्रोल करेगी, बैंक्स अपना इंटरेस्ट रेट खुद डिसाइड कर सकते हैं। इसीलिए आज के वक्त में आप देखोगे तो हर बैंक की इंटरेस्ट रेट थोड़ी अलग अलग हो सकती है ना। बेसिक रेट आरबीआई बता देती है, लेकिन उसमें मार्जिन कितना लगाना है वो बैंक अपने आप से डिसाइड करे। इन चीजों पे फोकस शिफ्ट करने की कोशिश की गई एंड देयर बाय बहुत सारे मेजर्स लिए गए। मेजर्स क्या क्या लिए गए, बहुत जरूरी। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को लिबरलाइज कर दिया और कंट्रोल्स को कम कर दिया। बोले बैंक तुम अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट डिसाइड करो, यू आर फ्री। तभी तो लोग इंटरेस्ट रेट्स कम करेंगे, बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स कम करेंगे, लोग लोन लेंगे और बैंकों के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। नए प्राइवेट सेक्टर बैंक की ओपनिंग अलाउ कर दी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक खोलो, तो वापस हम नेशनलाइजेशन से प्राइवेटाइजेशन की तरफ आ गए। इसी वजह से आईसीआईसीआई बैंक का जन्म हुआ था 90s में, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग अलाउ की गई तो ऐसे बड़े बड़े बैंक जो आज के वक्त में आप सुनते हो वो क्रिएट हो पाए। रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को कम कर दिया। एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, इन्हें हाई रखा जाएगा तो बैंक ज्यादा लोन नहीं दे पाएगा। बैंक ज्यादा लोन नहीं देगा तो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो गवर्नमेंट ने इन रेशियोज को कम करना शुरू कर दिया। अब ये गवर्नमेंट ने कम करना शुरू किया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ रिपोर्ट। ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि वो रिपोर्ट किस कमिटी ने दी थी, तो नरसिम्हा कमिटी ने दी थी। तो नरसिम्हा कमिटी ध्यान में रखना 1991, इस रिपोर्ट के बेसिस पे सीआरआर और एसएलआर को रिलैक्स किया गया। तो आप सीआरआर और एसएलआर के बारे में मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ते हो कि कितना पैसा साइड रखना पड़ेगा जिसे आप एज ए रिजर्व रखते हो, लोन्स नहीं दे सकते। तो अगर ये कम होंगे तो बैंक की लोन देने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, जो 1991 में किया गया ऑन द बेसिस ऑफ नरसिम्हा कमिटी की रिपोर्ट। बैंक ब्रांच की लाइसेंसिंग पॉलिसी को लिबरलाइज किया, यानी बैंकों को ब्रांच खोलना है तो उसके लिए कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं है, लाइसेंसेस नहीं है कि आपको हर चीज के लिए आरबीआई से पूछना पड़ेगा। बैंक्स आराम से नए नए ब्रांचेस खोल सकता है, हम रुकावटें नहीं डालने वाले हैं, उन्हें फ्रीडम दी गई। इसलिए आज के वक्त में आप देखोगे तो गली गली आपको बैंक का ब्रांच मिल जाता है, लेकिन 1991 के पहले इसके लिए बहुत हैवी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। इंपॉर्टेंट बात, नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग भी नरसिम्हा कमिटी ने रिकमेंड किया, जिससे एक बैंक अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को थोड़ा प्रॉपरली दिखा सके। यानी एक बैंक किस चीज को कब नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्लासिफाई करेगा, किसको स्टैंडर्ड एसेट क्लासिफाई करेगा, किसको डाउटफुल एसेट क्लासिफाई करेगा, किसको लॉस एसेट क्लासिफाई करेगा। आप आगे जाके इंटर और फाइनल में पढ़ेंगे ऑडिट के सब्जेक्ट में कि कैसे ऑडिट ऑफ बैंक्स करते वक्त एक बैंक आरबीआई की गाइडलाइन के तहत अपने दिए हुए लोन्स को क्लासिफाई करता है, जिसमें कई सारे क्लासिफिकेशन होते हैं कि ये तो एनपीए हो चुका है, ये तो लॉस एसेट हो चुका है, ये तो स्टैंडर्ड एसेट है जिसपे रेगुलरली इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की सर्विसिंग हो रही है, ये सब स्टैंडर्ड एसेट्स है, इसके अंदर इरेगुलरिटी है। ये सब अकाउंटिंग के नॉर्म्स होते हैं। इससे कितना बैड डेट दिखाना है, कितना प्रोविजन बनाना है, ये सब देखा जाता है। ये सब नरसिम्हा कमेटी के रिकमेंडेशंस पे सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली गई ताकि प्रॉपर फाइनेंशियल पोजीशन एक बैंक की दिखाई दे, ताकि हमें फाइनेंशियल हेल्थ हमारे देश की समझ आए। ये सारे काम मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स के अंदर किए गए। तो क्विकली अगेन हम मॉनेटरी पॉलिसी के अगर रिलेटेड कवर कर ले, हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। हमें मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बनाने की जरूरत थी। मेन फोकस एरिया किस पे था? गवर्नमेंट बैंक्स के एनपीए कम करने पे, कंपटीशन को हेल्दी रखने के और इंटरेस्ट रेट्स को डीरेगुलेट करने के। एंड देयर बाय क्या क्या किया गया?
इंटरेस्ट रेट को लिबरलाइज किया गया और आरबीआई ने कहा हम ज्यादा कंट्रोल नहीं लगाएंगे, एक बेस रेट दे देंगे, उसके ऊपर तुम अपने हिसाब से मार्जिन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नए प्राइवेट सेक्टर बैंक को एनकरेज करना शुरू किया। जो आरबीआई का रोल पहले रेगुलेटर का था वो बदल के फैसिलिटेटर का हो गया। सीआरआर और एसएलआर की जो हैवी रिक्वायरमेंट्स थी उसको कम कर दिया नरसिम्हा कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे। जो बैंक को ब्रांचेस खोलने में दिक्कत होती थी या जो फ्रीडम नहीं थी अकाउंट और खाते खोलने और बंद करने में, वो फ्रीडम प्रोवाइड कर दी गई और अपनी अकाउंटिंग को प्रॉपर करने के लिए नरसिम्हा कमेटी के जो नॉर्म्स थे वो इंप्लीमेंट करने का आदेश दे दिया ताकि प्रॉपर क्लासिफिकेशन की जा सके कि बैंक के एसेट्स कितना पैसा जनरेट कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, कितना एनपीए है, ये सब कैलकुलेशंस इजीली की जा सके। ये सब मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में किया गया। तीसरा, कैपिटल मार्केट्स। ये बहुत छोटा सा है क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैपिटल मार्केट्स के रिलेटेड हमने इनिशिएशन ही किया था। 1988 में, ये पढ़ा था हमने पिछले डिस्कशन में, 1988 में सेबी को सेटअप किया गया था एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी और 1992 में उसे स्टैट्यूट के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया था, सेबी एक्ट 1992 बना के, जो आज तक फंक्शन करती है और स्टॉक एक्सचेंजेस एंड लिस्टेड कंपनीज को रेगुलेट करती है। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू इन्वेस्टर का पैसा लगा होता है, अगर इन्वेस्टर का पैसा जो लगा है वो डूब जाए तो पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल ढांचा है वो गिर जाता है। इसीलिए सेबी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में। 90s के दौरान बहुत सारे स्कैम्स हुए थे जिसकी वजह से ये जरूरी था कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेपरेट इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। एंड ये इंपॉर्टेंट है, 1988 में जो सेबी बनाई गई थी एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, उसे स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया गया 1992 में कि अब ये इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है हमारे कैपिटल मार्केट से, जिससे एडिक्वेट रिसोर्सेज मोबिलाइज हो सकेगी और एफिशिएंट एलोकेशन किया जा सकेगा। ये हमारे कैपिटल मार्केट के रिफॉर्म्स हो गए। छोटा सा सिंपल सा डिस्कशन था। चौथे हमारे रिफॉर्म्स, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल 5 पॉइंट्स। पांचों जो पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं जिसमें से हमने 3 पढ़ लिए, फिस्कल, मॉनेटरी और कैपिटल मार्केट्स, उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी सबसे जरूरी है क्योंकि सारा खेल तो इंडस्ट्रीज का था। 1956 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन में हमने क्या कहा कि सब कुछ गवर्नमेंट का है, प्राइवेट सेक्टर को बुलाना होगा तो बुलाएंगे, वो भी लाइसेंसिंग के अंदर, जिसमें भी लाइसेंसिंग बड़ी स्ट्रिक्ट, ओपन जनरल लाइसेंस ओजीएल दिया गया था लेकिन उसमें 1329 इंडस्ट्रीज ही कवर्ड थी और वो भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड फेज में ही कवर्ड थी। ये सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना था ताकि प्राइवेट सेक्टर को एनकरेजमेंट मिले और इंडस्ट्रियल बेस बने, जिससे एक्सपोर्ट्स बने, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स आए और हमारे रिजर्व्स कम पड़ जाने की प्रॉब्लम को हम ओवरकम कर सकें। इन सब के लिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई 24 जुलाई 1991। इंपॉर्टेंट डेट, 24 जुलाई 1991 को न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की गई जिसमें बहुत कुछ किया गया। अब इन सब बहुत सारी चीजों में से छोटे छोटे एमसीक्यूज बनाए जाएंगे। सबसे पहली बात, लाइसेंस राज का खात्मा हो गया कि अब आपको इंडस्ट्री चालू करने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। कहा गया सारी इंडस्ट्रीज बिना लाइसेंस के शुरू की जा सकती है एक्सेप्ट 18 इंडस्ट्रीज के लिए कहा गया कि लाइसेंस रखा जाएगा। ये 18 के लिए भी क्यों कहा गया? क्योंकि देश की इंटरनल सिक्योरिटी, देश के सोशल रीजंस, एनवायरमेंट, हेल्थ, स्ट्रैटेजिक रीजंस की वजह से कहा गया कि इनको हम लाइसेंस में रखेंगे। हालांकि धीरे धीरे हमने इन 18 को भी हटा के सिर्फ कितने पे लेके आ गए? 5। और आज भी इन 5 इंडस्ट्रीज पे लाइसेंसिंग है, इवन इन मॉडर्न इंडिया, कि इन 5 इंडस्ट्रीज को लाइसेंस लेना पड़ता है तभी ये इंडस्ट्रीज ऑपरेट की जा सकती है क्योंकि ये सेंसिटिव इंडस्ट्रीज है। और ये 5 आपको ध्यान में रखनी होगी जो पढ़ते ही लॉजिकली आपको समझ आ जाएगी कि इन पे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग आज भी क्यों है। आर्म्स एंड एम्यूनिशन, डिफेंस रिलेटेड चीजें, आप हथियार बनाने की बात कर रहे हो, गोला बारूद बनाने की बात कर रहे हो, एटॉमिक सब्सटेंसेस, यूरेनियम, प्लूटोनियम की बात कर रहे हो, न्यूक्लियर मटेरियल है, इससे न्यूक्लियर वेपन्स बन सकते हैं, नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड हजार्डस केमिकल्स, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो केमिकल्स वगैरह यूज किए जाते हैं जिससे मेडिसिन वगैरह बनाई जाती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हो गई। ब्रूइंग एंड डिस्टिलेशन ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, शराब बनाई जाती है, उनको लाइसेंसिंग लेनी होती है। एंड सिगरेट्स एंड सिगार यानी टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे भी आपको लाइसेंसिंग लेनी होती है क्योंकि हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरमेंट के लॉजिक से ये जरूरी हो जाते हैं। यानी ये पॉइंट में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, जो लाइसेंस राज था वो बंद कर दिया गया और कहा गया सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज के लिए ही लाइसेंसिंग होगी, यानी 80% इंडस्ट्रीज को लाइसेंस से हटा दिया। और धीरे धीरे इन 18 से हम कितने पे आ गए? 5 कौन से? आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक सब्सटेंसेस, ड्रग्स एंड हजार्डस केमिकल्स वगैरह फार्मा इंडस्ट्री में जो यूज होते हैं,
अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह एंड सिगरेट्स एंड सिगार्स। इन 5 के लिए आपको लाइसेंसिंग लेनी होगी। दूसरी बात, पब्लिक सेक्टर को खाली 8 सेक्टर पे ले आए 1991 में, और फिर धीरे धीरे करके आज के वर्ल्ड में, मॉडर्न इंडिया में सिर्फ 2 ही चीजें पब्लिक सेक्टर के पास है, बाकी सब प्राइवेटाइज कर दिया गया है। हर चीज प्राइवेटाइज कर दी गई है और धीरे धीरे इन 2 सेक्टर्स में भी प्राइवेटाइजेशन आ रहा है। तो आपको याद रखना होगा 8 पे किया गया और 8 से हम 2 पे आ गए। ये 2 भी कौन से हैं? एटॉमिक एनर्जी विच इज रिस्की, और भारतीय रेल जिसे सरकार धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर रही है, बट वो जानती है कि हमारे देश में इट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल, जिसे सरकार ने सब्सिडी के रेट पे प्रोवाइड किया हुआ है। तो सरकार नहीं चाहती कि ये बहुत बेसिक सी चीज महंगी हो जाए, इसीलिए वो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहती है, क्योंकि गुड्स एंड पैसेंजर्स का सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रांसपोर्ट चीपेस्ट वे में रेलवे से किया जाता है। तो रेलवे का ट्रांसपोर्ट और एटॉमिक एनर्जी 2 सेक्टर्स मात्र सरकार के पास अब रिजर्व्ड है। तीसरा, हमने जो पिछले सेशंस में एमआरटीपी एक्ट के बारे में पढ़ा था, जिस एमआरटीपी एक्ट के अंदर कोई भी तरह की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाती थी। कानून का इंटेंट ठीक था कि हम मोनोपोली नहीं क्रिएट होने देना चाहते, लेकिन अगर 2 कंपनियां मर्ज हो रही है तो उसे भी रोक दिया जाता था। एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है तो उसे भी रोक दिया जाता था। अरे हर तरह का मर्जर या एक्विजिशन अनहेल्दी थोड़ी होता है। कई बार 2 कंपनियों का मर्जर उन दोनों की सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। अगर आप उसे भी रोक दोगे तो वो दोनों कंपनियां ही बंद हो जाएगी। और एमआरटीपी एक्ट एक ड्रैकोनियन लॉ था जो इसे रोक देता था। तो एमआरटीपी एक्ट को लिबरलाइज किया, थोड़ा लिबरल किया, और बोला गया कि ये जो मर्जर अमालगमेशन और टेक ओवर की बातें हैं ये बंद कर दी जाती है। यानी कि अब मर्जर अमालगमेशन टेक ओवर करो, हम बीच में डंगे नहीं डालेंगे। वो प्रोविजंस को हटा दिया गया और कह दिया गया कि हर तरह के डिसीजन के लिए स्क्रूटिनी की जाएगी या प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर कोई कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है, बढ़ाए, ये नहीं कि उसको घड़ी घड़ी पूछना पड़ेगा, ये नहीं कि उसे स्क्रूटिनी करी जाएगी उसके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की। हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें रिस्ट्रिक्शंस को कम कर रहे हैं। बाद में जाके तो एमआरटीपी एक्ट ही बंद कर दिया और हमने नया कानून बना दिया कंपटीशन एक्ट 2002। ये बहुत बाद में किया हमने, लेकिन हम धीरे धीरे उसके रिफॉर्म्स करने शुरू कर चुके थे। फोर्थ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो हमने रिजर्वेशन बनाया था वो डी रिजर्व कर दिया। ये बात हमने पिछले डिस्कशन में कवर की थी कि 1967 में कुछ लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को एसएसआई के लिए रिजर्व कर दिया और बोला कैपिटल इंटेंसिव काम ही लार्ज स्केल करेंगे। तो उस समय तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था जब 1967 में ये किया गया, क्योंकि इससे ये हो गया कि अब वेजेस अच्छे से मिलेगी, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क होगा। लार्ज स्केल जो गलत काम करते थे, स्मॉल स्केल को दबाते थे, अब वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो बनाएंगी वो लार्ज स्केल से तो कॉम्पीट ही नहीं होगी। और इसीलिए ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज अलाउ ही नहीं की गई। बट हमने उसी समय डिस्कस किया था कि दिस वाज अ प्रॉब्लम, क्योंकि इससे जो आउटपुट बनना चाहिए, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए इकोनॉमी में, उतना होगा ही नहीं। शॉर्टेज की समस्या क्रिएट हो जाएगी एंड ये शॉर्टेज की समस्या की वजह से इन्फ्लेशन होगा। एंड देयर बाय 1991 में जो 1967 का बनाया हुआ ये प्लान था उसे बंद कर दिया गया, डी रिजर्व कर दिया गया, जो रिजर्वेशन दिया गया था एसएसआई को, और बोला गया लार्ज स्केल भी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने जिन जिन चीजों में पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली थी उनको बंद कर दिया। ये वैसे कवर हो ही गया है। हम कितने पे आ गए? 8, और 8 के बाद कितने पे आ गए? सिर्फ और सिर्फ 2, दैट इज एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट पे हम आ गए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया और एफडीआई अलाउ कर दिया ऑटोमेटिक। यानी कि अगर कोई बाहर की कंपनी हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो अप टू 51% ऑफ दैट कंपनी को वो होल्ड कर सकती है। बाकी 49% हमारे देश के लोग होंगे, बट 51% तक एक फॉरेनर इन्वेस्ट कर सकता है किसी कंपनी में। यानी किसी कंपनी की 100 रुपए की इक्विटी है तो 51 रुपीज तक की इक्विटी किसी फॉरेनर कंपनी के पास हो सकती है या किसी फॉरेनर के पास हो सकती है। तो मेजॉरिटी कंट्रोल तो उसी के पास हो गया ना, क्योंकि 50 से ऊपर होता है तो कंट्रोल उसके हाथ में हो गया। इस तरह से एफडीआई हमने अलाउ कर दिया सभी जगहों पे एक्सेप्ट 4। ये 4 आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये 4 थोड़े सेंसिटिव माने गवर्नमेंट ने। और 4 में क्या कह दिया? रिटेल ट्रेड, एटॉमिक एनर्जी, लॉटरी बिजनेस एंड बेटिंग एंड गैम्बलिंग। बोला ये 4 ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसमें हम एफडीआई अलाउ नहीं कर रहे, क्योंकि हमें लगता है कि इससे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो बहुत हद तक पीछे रह जाएंगे और वो हमारे देश में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फिर जैसे कि वॉलमार्ट जैसी कंपनियां अगर डायरेक्टली भारत में इन्वेस्ट कर लेती है और देश में वॉलमार्ट खुल जाता है, तो हमारे देश के अंदर जो डीमार्ट जैसी कंपनियां हैं वो कितना चैलेंज दे पाएगी उनको या कितना सर्वाइव कर पाएगी, उसे गवर्नमेंट थोड़ा सा सेंसिटिव मानती है। इसीलिए कहा रिटेल ट्रेड को मत आने दो,
एटॉमिक एनर्जी तो वैसे ही सरकार ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। लॉटरी बिजनेस और बेटिंग और गैम्बलिंग में भी मत आने दो, जो स्टेट मैटर्स है हमारे यहाँ, सेंट्रल मैटर्स ही नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में ही बोला है कि ये स्टेट गवर्नमेंट देखती है, तो इसीलिए हमने बाहर का एफडीआई अलाउ ही नहीं किया इस तरीके से। एक्सटर्नल ट्रेड को हमने और लिबरलाइज किया बाय सब्स्टिट्यूटिंग द पॉजिटिव लिस्ट अप्रोच। अब ये पॉजिटिव लिस्ट अप्रोच और नेगेटिव लिस्ट अप्रोच क्या होती है? पॉजिटिव लिस्ट अप्रोच होती है कि ये कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते। नेगेटिव लिस्ट अप्रोच होती है सब कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। डूज एंड डोंट्स का तरीका होता है। हमने 1947 से लेके 1991 तक हमारे देश में पॉजिटिव लिस्ट अप्रोच रखा था कि ये कर सकते, बाकी कुछ नहीं कर सकते। और 1991 के बाद हम नेगेटिव लिस्ट अप्रोच पे आ गए कि सब कर सकते हो, सिर्फ ये चीजें नहीं कर सकते। जैसे अभी आपने देख ही लिया ना, सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज में लाइसेंसिंग है और खाली 2 इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड है और खाली 4 इंडस्ट्रीज में एफडीआई अलाउड नहीं है। तो ये नेगेटिव लिस्ट अप्रोच था ना, जो हमने पहले ओजीएल ओपन जनरल लाइसेंस में पॉजिटिव लिस्ट अप्रोच रखा था कि ये इंडस्ट्रीज में आप आ सकते हो लाइसेंस लेके, बाकी में तो आ भी नहीं सकते। इस तरीके से गवर्नमेंट ने हर चीज पे से लाइसेंसिंग हटा दी, खाली कुछ ही चीजों पे लाइसेंसिंग रखी। धीरे धीरे करके कंज्यूमर सेक्टर को भी लाइसेंसिंग से हटा दिया गया, जो फेज्ड मैनर के अंदर किया गया। कुछ चीजों पे लाइसेंसिंग रखी तो वो खाली हेल्थ, एनवायरमेंट और ये सब चीजों के बेसिस पे रखी गई थी, जिसका हमने ऊपर कवरेज किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैरिफ रेट थी, टैक्स रेट थी, वो 355% थी, 355%। इसका मतलब बाहर से अगर 100 रुपए का आइटम मंगाते हो तो उसके लिए 455 रुपए देने पड़ेंगे, 455 देने पड़ेंगे, क्योंकि 355 का उसके ऊपर टैरिफ है। इस टैरिफ को सरकार ने कम करना शुरू किया और कम करते करते 2007-8 तक हम 10% पे आ गए, सिर्फ 10% पे। ये एक लैंडमार्क ईयर था 2007, जब हमारे उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कस्टम्स ड्यूटी को, इंपोर्ट ड्यूटी को सिर्फ 10% कर दिया था, जिन चीजों पे 100% ड्यूटी लगाई जाती थी। हालांकि सिर्फ ऑटोमोबाइल पे 100% है और आज भी 100% है। इसीलिए आप ये जो बाहर की गाड़ियां सुनते हो, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, ये सब, इन पे आज भी इतनी महंगी क्यों है? क्योंकि अगर 20 लाख की गाड़ी है तो वो 40 लाख की हो गई, क्योंकि उस पर आज भी 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। क्योंकि अगर उस पर हमने इतनी ड्यूटी नहीं लगाई तो भारतीय गाड़ियां कौन खरीदेगा? अगर 20 लाख में ही भारतीय गाड़ी भी मिलने लग गई और बाहर की भी मिलने लग गई तो आप बाहर की गाड़ी खरीदोगे ना, आप भी सोचोगे मैं बेटर प्रोडक्ट खरीदता हूं, और इससे इंडियन डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। इसीलिए 100% पे है। लेकिन बाकी सब चीजें, जूते, कपड़े, टॉयज, ये सब पे 10% की रेट कर दी गई फ्रॉम दैट हाई। रूपी को 18-19% से डीवैल्यू किया। अगेन ये काम हमने अर्ली लिबरलाइजेशन में भी किया था 30% से, और फिर हमने 1991 में फिर से 18% से अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया। आपने ये बात इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ी है कि जब अपनी करेंसी डीवैल्यू होती है तो एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और इंपोर्ट्स कम किए जाते हैं। और गवर्नमेंट ने 1994 के बाद बोल दिया कि अगर आपको बिजनेस, एजुकेशन, मेडिकल, फॉरेन ट्रैवल वगैरह के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए तो वो कन्वर्टिबल है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई अप्रूवल नहीं है। जैसे आज के वक्त में होता है ना, आप इंडिया के बाहर घूमने जाओ तो किसी भी बैंक से या मनी चेंजिंग काउंटर से रूपी को डॉलर, डॉलर को रूपी फ्रीली कन्वर्ट कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, कोई लिमिट वगैरह नहीं है, अलाउ किया गया है पूरी तरह से। एक लिमिट है भी तो भी वो $2.5 लाख की लिमिट है। ये खाली आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, विच इज ह्यूज, कि एक फाइनेंशियल ईयर में $2.5 लाख तक बिना पूछे आप करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए यूज कर सकते हो। गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू किया यानी अपनी पीएसयूज को बेचना शुरू किया और बोला पीएसयूज को बेचो और प्राइवेट सेक्टर को थमाओ। प्राइवेट सेक्टर अच्छे से चलाएगी क्योंकि वो ओनरशिप माइंडसेट से चलाएगी, प्रॉफिट माइंडसेट से चलाएगी। सरकार तो मिनिस्टर लोग के इंटरफेरेंस की वजह से ढंग से चला ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमने सब कुछ डिसइन्वेस्ट करना चालू कर दिया, जो हम आज तक कर रहे हैं। लेटेस्ट हमने एयर इंडिया को डिसइन्वेस्ट किया था, एलआईसी को डिसइन्वेस्ट किया था। ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों को हम डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी उनकी इक्विटी बेच रहे हैं और वहां से पैसा बना रहे हैं। ये हमारा जो डिस्कशन हुआ, ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हमने सारे रिफॉर्म्स कवर कर लिए। तो ये लेंदी था और बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट थे। क्या क्या याद रखना है क्विकली बता दूं। 24 जुलाई 1991 को न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की गई और पुरानी को स्क्रैप कर दिया गया। लाइसेंस राज बंद हो गया और 18 इंडस्ट्रीज को हमने लाइसेंस में रखा, यानी 80% इंडस्ट्रीज पे से लाइसेंस हटा दिया, जिसे बाद में गिरा के तो हम सिर्फ 5 पे लेके आ गए। पब्लिक सेक्टर जो पहले सबके लिए था वो 8 पे आ गया और 8 से गिरा के अब हम 2 पे आ गए, दैट इज एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। एमआरटीपी का कानून जो मर्जर टेक ओवर पे रोक लगाता था, यानी हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे स्क्रूटनी करता था या डाइवर्सिफिकेशन करने पे प्रॉब्लम क्रिएट करता था, वो सब अप्रूवल्स को हमने बंद कर दिया।
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स को हमने डी रिजर्व कर दिया। जो मोनोपोली बनाई हुई थी गवर्नमेंट की वो हमने बंद करनी शुरू कर दी। एफडीआई हर सेक्टर में अलाउ कर दिया 51% तक, जिसमें 4 सेक्टर्स पे एफडीआई हमने अलाउ नहीं किया, रिटेल, एटॉमिक एनर्जी, गैम्बलिंग, लॉटरी बिजनेसेस। जो पॉजिटिव लिस्ट अप्रोच रखा था उसकी जगह नेगेटिव लिस्ट अप्रोच कर दिया और धीरे धीरे करके हमने हर चीज के अंदर अलाउ कर दिया कि बिना लाइसेंसिंग के आप आ सकते हो। जो 300-400% का टैक्स रेट था उसे धीरे धीरे गिरा के हम सिर्फ 10% के ऊपर ले आए। हमने अपनी करेंसी को 18% से डीवैल्यू किया ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ा सके, इंपोर्ट्स कर सके, कम कर सके और अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को सेव कर सके। और सरकार ने अपनी इक्विटी को बेच के डिसइन्वेस्ट करके रेवेन्यू बनाना स्टार्ट किया। अब लास्ट आ जाता है 5वां, ट्रेड पॉलिसी के अंदर क्या क्या करना जरूरी था। तो ट्रेड पॉलिसी मतलब ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। यहां पर तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी थी अर्ली लिबरलाइजेशन में कि इंडिया लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी। 1980 से लेके 1990 में जब वर्ल्ड ट्रेड ग्रो कर रहा था, ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेड, तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने अपनी इकोनॉमी को क्लोज कर रखा था और हम उस मौके का फायदा नहीं उठा पाए, जिस मौके का फायदा उठा के कौन ले गया? चाइना। एंड इसीलिए आज चाइना हमसे इतना आगे है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि वो 1980 से 1990 का जो दशक था वहां पे हम अपनी इकोनॉमी को क्लोज करके बैठे थे। हमने 1950 के बाद कुछ वक्त के लिए अपनी इकोनॉमी को ओपन रखा था 1958 तक, पर 1958 में बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हुई थी और फिर हमने पूरी तरह से क्लोज कर दिया। और ऐसा क्लोज किया कि 1991 तक हम इकोनॉमी को क्लोज करके बैठे थे, 2 हथियार यूज करके, टेरिफ और कोटा। टेरिफ यानी हाई रेट ऑफ टैक्सेस एंड कोटा यानी इससे ज्यादा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, दैट इज अ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। हमारा लॉजिक क्या था कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना है और फॉरेन एक्सचेंज को सेव करना है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट्स होते थे। नेचुरल है ना, क्योंकि हमारी क्वालिटी से बेटर क्वालिटी बाहर की थी एंड बाहर के प्रोडक्ट्स आने लग जाएंगे तो हमारे यहां पर कंपनियां बंद पड़ने लग जाएगी। तो हमारा इंटेंट तो ठीक था, लेकिन हम उसे फेज्ड मैनर में थोड़ा जल्दी ओपन कर लेते तो 1980 से 1990 का मौका हमें भी मिल गया होता। पर हमने ये 1991 में किया और 1991 के बाद इंडिया की ग्रोथ स्टोरी स्टार्ट हुई ग्लोबल अरीना में। तो क्या किया गया? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए, डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, आउटवर्ड ओरिएंटेड अप्रोच पकड़ा कि अब हमें सिर्फ इनवर्ड नहीं देखना, नहीं तो हम पहले 1990 तक सिर्फ इनवर्ड ही देखते थे, अब हमें आउटवर्ड अप्रोच पकड़ना है। लाइसेंसिंग हटा दी इंपोर्ट पे से कि ये इतने लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, आज भी लेना पड़ता है पर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है विच इज इजीली अवेलेबल, कोई मुश्किल काम नहीं है, इट इज अ सिंपल प्रोसीजर। लेकिन उस समय तक इंपोर्ट लाइसेंस लेना वाज अ ह्यूज टीडियस टास्क, क्योंकि लाइसेंस लेना पड़ता था, उसके बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर नहीं पाओगे। ये सब करने का हमारा एम था, जिसमें एक्सपोर्ट बढ़ाना भी तो एक एम हो गया, क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो देश में फॉरेक्स आएगा, फॉरेक्स आएगा तभी तो देश के अंदर डॉलर्स आएंगे, डॉलर्स आएंगे तभी तो हमारी करेंसी स्टेबल होगी, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स कम नहीं पड़ेंगे। इसलिए एक्सपोर्ट ड्यूटीज को तो हटा ही दिया गया। बोले एक्सपोर्ट ड्यूटी तो लगानी क्यों है? और आज भी हमारे देश में एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाती, एक्सेप्ट अ फ्यू आइटम्स जिनका हमारे देश में शॉर्टेज हो जाता है। जैसे कई बार होता है ना, कोई सामान इंडिया में ही शॉर्ट पड़ गया है, जैसे अभी रिसेंटली रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से गेहूं की शॉर्टेज हो गई थी, तो हमने गेहूं के ऊपर कह दिया था एक्सपोर्ट का बैन है या एक्सपोर्ट ड्यूटी है, ताकि गेहूं ज्यादा एक्सपोर्ट ना हो, नहीं तो इंडिया में गेहूं महंगा हो जाएगा। तो कभी कभी लगाते हैं हम, लेकिन अदरवाइज हम एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाते, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स ही देते हैं। और इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं वो भी 10% लगाते हैं, खाली ऑटोमोबाइल पे हमने कहा हम 100% लगाते हैं, या कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स पे ज्यादा लगाते हैं। गवर्नमेंट ने उस समय किया क्या, 1991 तक इंडिया का फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम मतलब मार्केट के हिसाब से मूव नहीं करता था, 1 रुपी इज इक्वल टू दिस मच फिक्स। और वो फिक्स किसके सामने किया हुआ था? कुछ मेजर बास्केट ऑफ करेंसीज के सामने, यूरोज, पाउंड्स, येन, डॉलर्स, इन मेजर बास्केट के सामने उसे फिक्स किया हुआ था। इसे हम पेग्ड सिस्टम भी बोलते हैं कि फिक्स किया हुआ है आपने अपना करेंसी एक्सचेंज रेट, वो मूव नहीं करेगा। और 1991 के बाद भारत ने उसे बदलना शुरू किया। सबसे पहले तो 18 से 19% डिवैल्यू किया, वो तो हमने कवर किया इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में भी। और उसके बाद एक डुअल एक्सचेंज रेट सेटअप किया। डुअल एक्सचेंज रेट मतलब कुछ प्रोडक्ट्स के लिए फिक्स्ड और कुछ प्रोडक्ट्स के लिए फ्लेक्सिबल, यानी कुछ प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज रेट मूव करेगा और कुछ प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज रेट फिक्स्ड रहेगा। तो सम इंपोर्ट्स at free market rate and other imports at government mandated rate. And then 1993 के बाद गवर्नमेंट ने मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट स्टार्ट किया, यानी कि सब मार्केट के हिसाब से होगा,
लेकिन आरबीआई को जब भी लगेगा इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है, ट्रेड को स्टेबलाइज करना है, तो वो उसे मैनेज करेंगे अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल करके। और आज भी हमारे यहां मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम ही है। इसका मतलब 1991 के पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था। 1991 में हमने डीवैल्यू किया अपनी करेंसी को एक्सपोर्ट्स पुश करने के लिए, इंपोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। 1992 में हमने डुअल एक्सचेंज रेट रिजाइम इंप्लीमेंट किया कि कुछ प्रोडक्ट्स के लिए फिक्स्ड, कुछ के लिए फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग। एंड 1993 के बाद हमने कहा सबके लिए फ्लोटिंग, लेकिन उस फ्लोटिंग को हम क्या करेंगे, मैनेज, यानी आरबीआई मार्केट में इंटरवीन करेगा और एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखने की कोशिश करेगा। ये सारे चेंजेस हमारे 5 रिफॉर्म्स के कवर होते हैं, यानी पांचों क्या हो गए, फिस्कल, मॉनेटरी, कैपिटल मार्केट्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड ट्रेड पॉलिसी। और इन सब के बेसिस पे अब हम एक समराइज कंक्लूजन क्या देख सकते हैं, इंडिया हैज विटनेस्ड वास्ट चेंजेस ओवर लास्ट 31 इयर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 30 साल से ऊपर हो चुके हैं इन रिफॉर्म्स को किए हुए, और इन 30 सालों के बाद हम इसका पोस्टमार्टम कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या फायदे हुए, क्या प्रॉब्लम्स हुई। तो सबसे पहली बात, भारत आज के वक्त में ग्लोबल इकोनॉमी के साथ क्या हो चुका है, इंटीग्रेट, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। हम एक मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी बन चुके हैं और गवर्नमेंट के इंटरवेंशन बहुत कम है। प्राइवेट सेक्टर में हम काफी ज्यादा ग्रोथ देख चुके हैं। बहुत सारे सेक्टर्स जैसे कि ऑटो के कंपोनेंट्स, दैट इज ऑटोमोबाइल रिलेटेड, टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, फार्मास्यूटिकल, इन सब जगहों पे हम कॉम्पिटिटिव हैं। वैक्सीन हमने भी बनाई थी, तो अगर हमने भी वैक्सीन बनाई थी मतलब हम कॉम्पिटिटिव हो गए। हम 90s के दौर से काफी आगे आ चुके हैं। ट्रेड कंट्रोल्स पे काफी चीजें हमने सिंपल कर दी है, इसीलिए फॉरेन टेक्नोलॉजी लेना, फॉरेन नो हाउ लेना, फाइनेंस लेना, ये सब आसान हो गया है। हमारे स्टॉक मार्केट में बाहर का पैसा ज्यादा लगा हुआ है। एफडीआई के इनफ्लोज स्टेबल हो गए और हमारे देश के स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट करने लग गए, जिससे हमारी देश की कंपनियों को पैसा मिलने लगा टू डू बिजनेस। आज के वक्त में भारत के पास अच्छा फॉरेक्स रिजर्व है, 600 से 700 बिलियन डॉलर। कहां 1.2 बिलियन डॉलर पे थे हम, और आज टॉप 5 देशों में आते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। आज के वक्त में अगर हमें इस फॉरेक्स रिजर्व से अपने इंपोर्ट को बैलेंस करना है, तो हम करीब करीब 8 महीने के इंपोर्ट का कवर होल्ड करते हैं, यानी 8 महीने तक तो हमें तकलीफ ही नहीं होगी अगर 1 रुपए का भी इनफ्लो नहीं हुआ। हम अपने आराम से अपने फॉरेक्स रिजर्व से 8 महीने का इंपोर्ट कर सकते हैं, विच इज ह्यूज, जो उस वक्त खाली 2 हफ्ते का था 1991 में। वी आर द लार्जेस्ट होल्डिंग्स ऑफ द इंटरनेशनल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। हमारे आईटी सेक्टर के रिलेटेड बहुत ज्यादा डिमांड है, ये हम जानते हैं। ज्यादातर बाहर की कंपनियां का केपीओज एंड बीपीओज हमारे देश में है, जिसकी वजह से अच्छा ट्रेड सरप्लस हमारा जनरेट होता है। इंडियन रुपी पे जो प्रेशर है वो है, हम जानते हैं वो रुपी के सामने आज भी डेप्रिशिएट होता है, बट जो बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसके मुकाबले कम है, यानी कि उनसे हम बेहतर कर पा रहे हैं बाकी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज के सामने। तो ये 1 मार्कर ध्यान में रखना, ईएमई, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। आज हमारे यहाँ लोगों की कमाई बढ़ी है, डोमेस्टिक मार्केट का स्ट्रक्चर बढ़ा है, अच्छे लेवल का एग्रीगेट डिमांड है। बाकी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज के सामने हम बेटर प्लेस्ड हैं। आप जानते भी है पूरी दुनिया आने वाले समय में भारत की तरफ देख रही है। पॉवर्टी आज भी है पर मुकाबले में तो कम हुई है। इंक्रीज कंपटीशन हो चुका है इन बैंकिंग, इंश्योरेंस, इसीलिए सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ने काफी अच्छा किया है। एग्रीकल्चर पिछले कुछ समय से बहुत अच्छा तो नहीं कर रहा, बट उनका शेयर कम हो रहा है, रीजनेबल ग्रो कर रहा है बट शेयर कम हो रहा है इन ओवरऑल पिक्चर। ओवरऑल पिक्चर में शेयर कम होना मतलब इंडस्ट्री और सर्विस बढ़ रही है, और किसी भी इकोनॉमी में इंडस्ट्री का ही और सर्विस सेक्टर का ही मेन रोल होता है। एग्रीकल्चरल सेक्टर को तो मिनिमल कंट्रीब्यूशन करना होता है। इंडिया की ये जो प्रॉब्लम हमेशा से रही है कि एग्रीकल्चर का शेयर बहुत ज्यादा था, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, तो दैट इज अ गुड सिग्नल। इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर अब बहुत हद तक लिबरलाइज हो चुका है। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है जो काफी जरूरी है। हमारे देश में अभी भी फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है, इन्फ्लेशन है, और हमारा डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 86% है, विच इज ह्यूज। ऑफ कोर्स आज भी यूरोपियन मार्केट से ये कमी है, लेकिन हम डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात नहीं करेंगे, हम डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करेंगे। जो डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करें तो जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनका ये परसेंटेज 64.5 है, और हमारा ये परसेंटेज उनसे ज्यादा है 86% पे। इसका मतलब हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो थोड़ा सा हायर साइड है, जिसे हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। जैसा हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया, 1994 में एग्रीमेंट किया था कि हम फिस्कल डेफिसिट को नील कर देंगे 1997 तक। विद आरबीआई ये एग्रीमेंट किया था गवर्नमेंट ने, बट ये एक सपना ही है, क्योंकि आज हम 2024-25 में आ चुके हैं और आज भी हमारा फिस्कल डेफिसिट इज ह्यूज।
वो कम नहीं हुआ है। आज भी हम डेट ट्रैप जैसी पोजीशन में हैं और आज भी यही बात की जाती है कि आने वाले 4-5 सालों में हम कम कर देंगे, पर ये हो नहीं पाया है। तो आप एक रेशियो क्या निकालते हो, न्यूमरेटर में डेट डालते हो, डिनोमिनेटर में जीडीपी डालते हो, तो एक परसेंटेज आता है कि आपकी जीडीपी के मुकाबले आपका कितना डेट है। तो इंडिया ने अगर 100 रुपए का जीडीपी बनाया है तो उसके सामने 86 रुपीज का उधार ले रखा है। 86% इज द डेट टू जीडीपी रेशियो विच इज हाई। बाकी यूरोपियन मार्केट्स और अमेरिकन मार्केट्स से हम कंपेयर भी नहीं करेंगे क्योंकि वो डेवलप्ड मार्केट्स हैं, और अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट्स तो 150-150% पे हैं, 150% पे हैं। उनकी इकोनॉमी का तो जीडीपी से ज्यादा डेट है, पर इसीलिए तो वो प्रॉब्लम में आए थे। अमेरिकन क्राइसिस हुई थी, यूरो क्राइसिस हुई थी। हम अपने आप को बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज से कंपेयर करेंगे, और बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज जो है उनका जब एवरेज लगाते हैं कि उनका टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल जीडीपी, तो वो 64.5% है एज पर द रिपोर्ट पब्लिश बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो हमें इसे अभी भी कम करने की जरूरत है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। तो इसके साथ हमारा 4th पार्ट ऑफ आवर चैप्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 कॉम्प्रिहेंसिवली क्लोज होता है। ये सबसे क्रिटिकल पार्ट था और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी पार्ट से पूछे जाने के चांसेस है। तो जो मैंने बार बार रिपीट कर करके बताया है, वो ईयर्स, वो डेटा या वो फैक्ट्स, इतनी इंडस्ट्रीज है वगैरह वगैरह, वो सब आपको याद रखना है, वो बड़ी जरूरी रहने वाली है।